हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नोटिफिकेशंस निकलना शुरू हो गई हैं। आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ गई है। आगे हो सकता है और भी एग्जामिनेशंस की नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाए। इसीलिए आज मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ मेंस लेवल के। जो सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 90% फेल्ड इन दिस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब ये सवाल मैंने टेलीग्राम में क्विज में पूछा था तो 100 से ज़्यादा लोगों ने इन सवालों को अटेम्प्ट किया था और सिर्फ 10 ही स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने दोनों सवाल का सही जवाब दिया था। तो पहले मैं आपको सवाल दिखाता हूँ और उसके साथ में ऑप्शंस भी बता दूंगा कि ऑप्शन क्या क्या है। उसके बेसिस पे फर्दर आपको ऑप्शंस टिक करना है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। एक सवाल पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से किस तरीके से आपको आंसर निकलेगा, किसी एक से, दो के कॉम्बिनेशन से या किसी के भी कॉम्बिनेशन से नहीं। ऑप्शंस आपसे क्या पूछे गए हैं, ये देखिए, ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पांचों ऑप्शन पहले और दूसरे क्वेश्चन के लिए सेम है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आप बस ये चेक कर लीजिएगा कि ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए। हु इज एल्डेस्ट अमंग द 6 फैमिली मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ। एक फैमिली में 6 लोग हैं। आपको ये बताना है कि इन फैमिली मेंबर्स में सबसे बड़ा कौन है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी का मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो फीमेल है। ठीक है, अब फीमेल है, डॉटर इन लॉ मतलब इसकी शादी हो चुकी है। तो जो इसका हस्बैंड है उसके पेरेंट डी है। करेक्ट। ई इज ग्रैंडसन ऑफ एफ। ग्रैंडसन है मतलब मेल हो गया। अब एफ का ग्रैंडसन है तो एफ यहाँ पे आ गया बीच में, इसका कोई फादर या मदर आएगा। हु इज द फादर ऑफ बी। एफ बी का फादर है, इसका मतलब एफ भी मेल हो गया और यहाँ पे बी। बी का जेंडर हमें पता नहीं है। इसको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसके बेसिस पे आप बता सकते हो क्या कि इस फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर कौन है, तो बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि एफ सबसे बड़ा मेंबर हो सकता है कि डी भी बड़ा मेंबर हो, कुछ भी हो सकता है। समझ में बात। तो हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए, ए इज द यंगेस्ट वाइल ई इज नॉट द एल्डेस्ट। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ए सबसे छोटा है लेकिन ई सबसे बड़ा नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे ही आंसर टिक कर देते हैं कि 1 और 2 से आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये कहा गया कि ए सबसे छोटा है तो लोग क्या सोचते हैं कि यार ये जो मेल है ये ई हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ई हो गया तो एफ थर्ड जनरेशन पे आ जाएगा, मतलब डी से भी ऊपर। भाई बी और डी के बीच की तो शादी हो गई है ना। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि एफ सबसे बड़ा होना चाहिए। अब वो मेल हो या फीमेल हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एफ सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन एक गलती आप यहाँ पे ये कर रहे हैं कि यार जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है इसमें आपको सी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि सी एफ की वाइफ हो, सी एफ से बड़ी हो या एफ से छोटी हो। तो इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि सी डेफिनेटली बड़ा होगा। समझ में आई बात। इसका मतलब अगर कोई ये कहता है कि स्टेटमेंट 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से आपको सही आंसर मिल रहा है तो आप गलत कह रहे हैं। अब दोनों स्टेटमेंट से अगर आपका आंसर नहीं निकला तो हमें स्टेटमेंट 3 चेक करना पड़ेगा। स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है, बी इज फादर ऑफ सी, मतलब बी मेल हो गया, सी का फादर हो गया। हु इज ग्रैंड सन ऑफ एफ, मतलब सी भी मेल हो गया, ये बी है ये सी है, ये ग्रैंड सन ऑफ एफ है, कुछ इस तरीके से। डी इज द वाइफ ऑफ ईज सन। डी जो है वो वाइफ है, इसका मतलब ये डी मैंने बनाया, इसको मैंने फीमेल बना दिया। अब ये किसकी वाइफ है, मतलब ई का बेटा और सी का फादर एक ही पर्सन है। सी का फादर कौन है, बी है, मतलब बी और डी कपल है। और ई का बेटा है, इसका मतलब ई और एफ भी कपल हो गए। समझ में आई बात। ठीक, इसे मैंने कुछ बेटर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको दिखाया है। ये देखिए, इस तरीके से थर्ड स्टेटमेंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या थर्ड स्टेटमेंट के बेसिस पे आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे बड़ा फैमिली मेंबर कौन है। देखिए, यहाँ पे ए के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। हो सकता है कि ए सबसे बड़ा फैमिली मेंबर हो, तो अकेले थर्ड स्टेटमेंट के बेसिस पे आप कुछ भी नहीं कह सकते। अब हम क्या करेंगे, थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट को क्लब करेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में डेटा कम है। अगर आप यहाँ पे फेल भी होते हैं तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए इज़ यंगेस्ट। अब अगर ए यंगेस्ट आ गया तो एल्डेस्ट की दौड़ में से तो ए हट गया। ठीक है,
एल्डेस्ट के लिए कौन दो बचे, ई और एफ। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ई नॉट एल्डेस्ट, मतलब ई सबसे बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, एफ होगा। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गया कि एफ ही सबसे बड़ा मेंबर होगा अगर हम स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को कंबाइन करते हैं। समझ में आई बात? इसका मतलब आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना चाहिए, ऑप्शन बी, डेटा इन स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ज़्यादातर लोग इसमें मैंने जैसे बताया कि 1 और 2 इज सफिशिएंट को टिक करके आ जाते हैं, जो गलती कर देते हैं। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सेम डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शंस एग्जैक्टली सेम रहेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में थे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और फिर आगे सॉल्यूशन देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा, तो शुरू करते हैं। 6 बुक्स फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल, इंग्लिश एंड हिंदी आर टू बी स्टैग्ड टुगेदर। द बॉटम मोस्ट बुक इज गिवन द नंबर 1 एंड देन 2 एंड सो ऑन, विच इज गिवन नंबर 1। कुछ ऐसा कह रहा है कि 1, 2, 3 इस तरीके से आपने किताबों को एक के ऊपर एक रखना शुरू किया। आपको ये बताना है कि 1 नंबर मतलब सबसे नीचे कौन सी किताब रखी गई है, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको कौन से स्टेटमेंट में मिलता है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देर इज ओनली 1 बुक बिटवीन बायोलॉजी एंड मैथ्स। मतलब अगर मैं बायोलॉजी की किताब कहीं रखता हूँ और उसके और मैथ्स के बीच में सिर्फ एक ही बुक आएगी। फिजिक्स इज गिवन इवन नंबर प्लेस। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को मैंने नोट डाउन कर ली। क्या इस इन्फॉर्मेशन से आपको ये पता चलता है कि सबसे नीचे कौन है? नहीं पता चलता। आगे अगले स्टेटमेंट की तरफ मूव करो। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इंग्लिश इज नॉट गिवन इवन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश को भैया आपको ऑड नंबर पे रखना है। ठीक, मैथ्स इज गिवन इवन नंबर प्लेस, मैथ्स इज नॉट गिवन इन टॉप प्लेस। मैथ्स को इवन नंबर पे रखा गया है लेकिन टॉप प्लेस पे नहीं रखा गया, मतलब 6 पे नहीं रखा गया। इसका मतलब क्या होगा कि मैथ्स इवन नंबर पे आएगा लेकिन 2 या 4 किसी एक में आएगा। ठीक, इस इंफॉर्मेशन को भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। देखिए पहले और दूसरी इंफॉर्मेशन से क्या आपको ये समझ में आता है कि सबसे नीचे कौन सी किताब आने वाली है। देखिए मैथ्स इवन पे है, इसका मतलब बायो भी इवन पे होगा क्योंकि मैथ्स और बायो के बीच में 1 का गैप है। फिजिक्स भी इवन पे है, तो आपको इवन पे तो 3 मिल गए। अब ई जो है इसको आपको ऑड पे प्लेस करना है। इंग्लिश को ऑड पे प्लेस करने के लिए इंग्लिश में कितने ऑप्शन है आपके पास में? 3 ऑप्शन है। हो सकता है कि इंग्लिश सबसे नीचे आ जाए, 3rd पोजीशन पे आ जाए या 5th पोजीशन पे। तो क्या इन दोनों इन्फॉर्मेशन से आप बता सकते हैं कि सबसे नीचे कौन सी किताब आएगी? नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली और दूसरी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, सोशल इज गिवन एन ऑड नंबर प्लेस। सोशल को ऑड नंबर पे रखा जा रहा है। ठीक, देर आर 2 बुक्स प्लेस्ड बिटवीन फिजिक्स एंड सोशल। भाई सोशल और फिजिक्स के बीच में 2 किताब आनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। इंग्लिश इज प्लेस्ड इमीडिएटली नेक्स्ट टू बायोलॉजी फ्रॉम डाउन। अब ये चीज़ ऐसा कह रहा है कि इंग्लिश को अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इंग्लिश को बायोलॉजी के जस्ट बाद रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश बायोलॉजी के जस्ट ऊपर, ये देखिए ये एक बेटर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है कि इंग्लिश बायोलॉजी के जस्ट ऊपर रखा गया है, सोशल ऑड पे रहेगा और फिजिक्स और सोशल के बीच में 2 का गैप है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि यार पहले और दूसरे से तो कोई काम बना नहीं, तो मुझे ज़्यादातर उम्मीद 3rd स्टेटमेंट से। 3rd स्टेटमेंट से मेरे पास में कितने ऑप्शन आते हैं उस चीज़ को मैं नोट डाउन करता हूँ। सबसे पहले मैंने 1 से 6 तक के नंबर लिख लिए और इसमें अरेंज करना शुरू करता हूँ। कहाँ से करूँगा कि एस को ऑड पे रखना है तो कितनी प्लेसेस है आपके पास में? 5th पे रख सकते हो, 3rd पे रख सकते हो, 1st पे रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने एस को तीनों प्लेसेस पे अरेंज किया। तो एस से 2 छोड़ के मुझे फिजिक्स अरेंज करना था, तीनों जगह पे मैंने अरेंजमेंट कर ली। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इंग्लिश और बायोलॉजी जिस तरीके से कहा गया है उस तरीके से कौन कौन से केस में प्लेस हो रहा है। अगर कोई एक ऐसा केस निकल जाए जिसमें से प्लेस नहीं होता तो वो केस हम वहीं पे ख़त्म कर देंगे। पहले प्लेस में भी इंग्लिश और बायोलॉजी के लिए जगह है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आप कोई भी केस एलिमिनेट नहीं कर सकते और खाली 3rd स्टेटमेंट से आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि सबसे बॉटम में कौन सी किताब आएगी। मतलब 3rd के साथ में आपको किसी और स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम 3rd और 2nd को क्लब करने की कोशिश करते हैं। 3rd और 2nd ट्राई कर लेते हैं, 2nd से नहीं आएगा तो 3rd और 1st ट्राई कर लेंगे, उससे भी नहीं आया इसका मतलब तीनों इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। ठीक, देखिए अब 2nd में ये कह रहा है कि यार ई को आपको ऑड नंबर पे प्लेस करना है।
अगर फर्स्ट में हम ई और बी को प्लेस करते हैं तो ई कहाँ पे प्लेस होगा, फोर्थ पे। इसका मतलब क्या हुआ, पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया अगर इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में देखिए, दूसरे ऑप्शन में ई और बी के लिए दो जगह है, या तो ई फिफ्थ पे है या तो ई सेकंड पे है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई को ऑड पे प्लेस करना है, तो ई और बी आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक। एम को आपको इवन पे रखना है, सिक्स पे नहीं रखना है, तो सिक्स पे तो ऑलरेडी पी प्लेस्ड है, तो एम कहाँ पे आ जाएगा, एम आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे एक ही किताब के लिए जगह बचती है, हिंदी, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी आप श्योर अभी नहीं हो सकते, क्योंकि एक कंडीशन ऑलरेडी हमारे पास में बची हुई है, उसको भी चेक करना ज़रूरी है, क्या उसमें कोई डिफरेंट आंसर तो नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए सेकंड और थर्ड को क्लब करने के बाद भी दो ऑप्शंस या मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सेकंड और थर्ड को क्लब करने से आपको सही आंसर मिलेगा। समझ में आई बात। थर्ड ऑप्शन में क्या है कि आपको ये चेक करना है कि इंग्लिश और बायोलॉजी को आप ऐसी जगह पे प्लेस करें कि इंग्लिश ऑड नंबर पे है, तो इंग्लिश आप कहाँ पे प्लेस करेंगे, इंग्लिश को आप प्लेस करेंगे थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे आ जाएगा बायोलॉजी, ठीक है। अब मैथ्स को इवन पे प्लेस करना है लेकिन सिक्स पे नहीं। क्या मैथ्स के लिए कोई ऐसी जगह बचती है जो इवन भी हो और सिक्स पोजीशन ना हो, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये भी ख़त्म हो गई। आपके पास में सिर्फ एक ही कंडीशन बची है, कंडीशन नंबर 2, और उसमें आपको आउटपुट क्या मिल रहा है कि हिंदी बॉटम मोस्ट पोजीशन पे होनी चाहिए, जो आपसे पूछा गया। दोस्तों कैसा लगा आज का सवाल, कितने लोग ऐसे हैं जिनके दोनों सवाल सही हुए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर सवाल का लेवल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही बहुत सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और भी कई सारे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाते रहूँगा। अगर आप सब्सक्राइब रहेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।